हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। तो 18th सेंचुरी में जो भी हमें पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, जो भी हमारे नए नए राजा किंगडम्स बने थे, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो से, जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड प्लेलिस्ट आप जाके चेक कीजिएगा। 6th 7th 8th क्लास की साइंस एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट हो चुकी है, तो आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। तो जैसे आप मैप 1 और मैप 2 में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी थी, उसमें किस तरीके से मुगल की बाउंड्रीज कितनी ज्यादा दिखाई गई है और धीरे धीरे किस तरीके से वो कम हो गया एरिया, है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था, क्या क्या रीजंस थे जो इतने बड़े एरिया पे जब मुगल राज करे थे। देखिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मुगल्स का आपका राज दिखाया हुआ है कि यहाँ तक उनका राज था, यहाँ तक मुगल्स की किंगडम थी। और बाद में ये सारे एरियाज, छोटे छोटे एरियाज पे उनका, जैसे यहाँ पे राजपूत आगे थे, बाद में यहाँ ब्रिटिशर्स आगे थे और जैसे सिख आगे थे, तो इन सब का अलग अलग इन्फ्लुएंस होने लगा और जो मुगल जो थे वो छोटे एरिया में ही रह गए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किंगडम्स बाय 1765 नोटिस हाउ अनदर पावर द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन द ईस्टर्न इंडिया। तो हम देखेंगे कि 1765 में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से बहुत सारे एरिया पे, जो ईस्ट वाले एरिया जैसे बंगाल वाला एरिया, तो वहां पर किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया था वो एरिया ना। व्हाट दीज मैप्स टेल अस इज दैट पॉलिटिकल कंडीशंस इन 18th सेंचुरी इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली एंड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कि कितने छोटे से टाइम में 18th सेंचुरी की बात थी कि कितने अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पे फॉर्मेशन दिख गया, अलग अलग राजा आ गए, अलग अलग डायनेस्टीज यहाँ पे, अलग अलग किंगडम्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लगे और मुगल्स का इन्फ्लुएंस कम होता दिख रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द एमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स। हम यहाँ देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट्स में 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में किस तरीके से नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स हमें यहाँ दिखाई देंगे। एंड 1707 तक जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जब उनकी डेथ हो गई, तो टिल द एंड ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में जो हुई थी, किस तरीके से मुगल्स का पूरा एम्पायर खत्म होता नजर आया। किस तरीके से, मतलब 1761 तक तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। द क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर एंड द लेटर मुगल। क्राइसिस क्या थी मुगल एम्पायर्स के साथ और बाद में हुआ क्या। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था मुगल एम्पायर reached the height of success and starting facing a variety of crisis towards the closing years of 17th century। तो जैसे जैसे 17th सेंचुरी खत्म हो रही थी, तो हमने चैप्टर 4 में देखा था कि मुगल एम्पायर किस तरीके से, पहले तो वो हाइट पर था, है ना, इतना अच्छे से चल रहा था, और 17th सेंचुरी के आते आते, मतलब खत्म होते होते 17th सेंचुरी के, उसे कितनी सारी क्राइसिस, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। देयर वर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर खत्म होने लगा। एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन। तो जो औरंगजेब थे, जो लास्ट मुगल रूलर बने, तो जो औरंगजेब थे, उन्होंने डेक्कन एरिया में बहुत फाइटें की, बहुत लड़ाइयाँ की। डेक्कन एरिया मतलब ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज को, बहुत सारे पैसे को, मिलिट्री को खो दिया था, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे उनको लॉस हुआ। अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉक डाउन। और जैसे इनके सक्सेसर्स आए, मतलब इनके बेटे आए और बेटे आए, तो उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो इतने बड़े राज को संभाल सके, अच्छे से राज कर सके। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर लेटर मुगल एम्पायर टू कीप अ चेक ऑफ पावरफुल मनसबदार्स। तो अब जो इनके बाद राजा जो आए थे औरंगजेब के बाद, तो वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो जो उनके मनसबदार जो उनके मनसबदार थे, उनको उनके ऊपर नजर रख सके, उनको कंट्रोल कर सके। अभी मनसबदार कौन थे? मनसबदार उनके छोटे छोटे गवर्नर्स थे, जो मुगल थे, वो अलग अलग एरिया में भेजते थे और उनको लैंड दे देते कि आप यहाँ से टैक्स वैक्स कलेक्ट करके हमको दो। तो आगे देखते हैं, नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर। तो सूबेदार ऑफन कंट्रोल द ऑफिस रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सूबेदार थे, जो दीवानी फौजदार वगैरह थे, ये जितने भी लोग थे, ये अब धीरे धीरे पावरफुल होने लगे थे और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था कि अब हम मुगल की नहीं मानेंगे, अब हमारे पास बहुत सारी पावर है, तो हम अपना ही राज करने लगेंगे। तो दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये सारे लोग जो मिलकर काम करते थे, तो मुगल एम्पायर को एक बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब यही लोग विद्रोह कर देंगे कि हम लोग अब तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, तो जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो एज द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर
ओवर द प्रोविजन। अब जिस जगह पर वो मुगल राजा के अंडर होके काम कर रहे थे, अब उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। द पीरियोडिक रिवेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कैपिटल डिक्लाइन। और क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, वो अपने पास रखने लगे। राजा कमजोर होता गया, राजा के पास पैसे नहीं होगा तो काम कैसे करवाएगा वो, है ना। तो राजा होने लगे कमजोर। पीजेंट एंड जमींदारी रिबेलियन इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे और एक और प्रॉब्लम क्या हुई कि जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, जो जमींदार वगैरह थे, उन्होंने भी क्या विद्रोह करना शुरू कर दिया नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। अब इतना सारा टैक्स कौन कैसे देगा, है ना। उनकी अगर कोई फसल अच्छी नहीं होगी तो टैक्स कैसे देंगे। तो वो भी क्या करते थे, रिबेलियन कर देते थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। दीज रिवोल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर्स बाय माउंटिंग टैक्सेस। तो रिबेलियन होता क्यों था कि ये जो टैक्स जो बढ़ाते जा रहे थे इनके ऊपर, इसकी वजह से ये बेचारे छोटे लोग भी क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे। एट अदर टाइम्स they were attempt by powerful chieftains to consolidate their power on position। तो ये जो पावरफुल chieftains जो हो जाते थे, जो गवर्नर्स छोटे छोटे, इनके पास पावर बढ़ जाती थी, तो अपने पोजिशंस को ये बढ़ा लिया करते थे। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज बाय रिबेलियन ग्रुप्स इन पास्ट एज वेल। तो जो मुगल अथॉरिटी थी वो उसको ऐसे चैलेंज मिलते जा रहे थे। बट दीज ग्रुप्स वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू कंसोलिडेट देयर पावर। ये जो चैलेंजेस थे ये उनको पहले भी मिले थे मुगल वालों को, लेकिन अब क्या हुआ था, अब एक तो मुगल आपके क्या वीक है, यहाँ पर मुगल वीक है, अब ये पावरफुल हो जाएंगे। इन्होंने पैसा रिसोर्सेज वगैरह जो है वो भी अपने पास रखने लग गए। ठीक है। द मुगल एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hand of provincial governors, local chieftains and other groups। तो मुगल रूलर जो औरंगजेब थे, उनके बाद जितने भी उनके सक्सेसर्स आए, जितने उनके बाद राज करने वाले जो राजा आए, वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे नहीं कि इन सब लोगों पे कंट्रोल कर पाएँ और इनसे जो इन्होंने चीज़ें ली हैं उनको अरेस्ट कर पाएँ या सज़ा दे पाएँ। तो रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि द ग्रेट लॉर्ड्स एंड हेल्पलेस इम्प्रूविश्ड दिस पीजेंट रेज 2 crops a year बट their lords see nothing of either and their agents of the spot virtual prisoner in the peasant's hand like a peasant kept in the। तो यहाँ पे एक ना छोटा सा आपको इंसिडेंट बताया हुआ है कि इसमें क्या हुआ था। यहाँ पे जो ये हार्वेस्टर्स वगैरह है, पीजेंट्स वगैरह, उनके साथ किस तरीके से करप्शन होता था, किस तरीके से करप्शन करते थे राजा के लोग। इन द मिडेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह sacked and plundered the city Delhi in 1739 and took away immense amount the wealth। तो आप देखेंगे कि जो नादिर शाह थे, ईरान से आए थे और इन्होंने बहुत सारी लूटपाट मचाई थी। 1739 में बहुत सारा लूट के लेके गए थे दिल्ली को। दिस इन्वेशन वाज फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड बाय अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 टाइम्स। अहमद शाह अब्दाली जो थे अफगान रूलर थे, उन्होंने 5 बार इंडिया को लूट के गए हैं, वो नॉर्थ इंडिया को। कब? 1748 से 1761 तक। तो नादिर शाह के अंडर में देखिए कितना सारा अटैक हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे बताया कि कितने सारा सामान वो लूट के लेकर गए थे। 60 लाख रुपीज, सम 1000 गोल्ड कॉइन, हजारों गोल्ड कॉइन्स लेके गए और 1 करोड़ के वो गोल्ड की चीजें यहाँ से ले गए। नियरली 50 करोड़, कम से कम 50 करोड़ के वो यहाँ से ज्वेलरी वगैरह लेके गए और पीकॉक थ्रोन। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से ले गए थे। उसके जाने के बाद हुआ क्या, ऑलरेडी अंडर सेवरिंग प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स। अब जो ये यहाँ पे रूल चल रहा था, वो जो रूलर थे, मुगल रूलर थे, उनको चारों तरफ से एक तो प्रेशर मिल रहा था। द एम्पायर वाज फर्दर वीकेंड बाय कंपटीशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नॉबल्स। तो यहाँ पे क्या था कि जो इनके नॉबल्स थे, जो इनके गवर्नर्स वगैरह था, वो भी क्या करते थे, इनको वीक करते जा रहे थे, कंपटीशन देते जा रहे थे। दे वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अब ये सारे जो लोग थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वर पपेट। अब ईरानीज और तुरानीज की इतनी पावर बढ़ गई कि जो सारी पावर थी मुगल की वो इनके हाथ में आ गई। तो जो राजा था ना, वो सिर्फ पपेट रूलर की तरह काम कर रहा था, जो ये लोग बोलते थे बस वही काम करता था, है ना। तो उसके पास कोई पावर ही नहीं बची। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलेशन केम व्हेन 2 मुगल एम्परर फारूक शियार एंड आलमगीर सेकंड, तो ये कुछ नाम दिए गए हैं, वेयर असैसिनेटेड एंड 2 अदर्स अहमद शाह एंड द शाह आलम सेकंड वर ब्लाइंडेड बाय देयर नॉबल्स। तो नॉबल्स की इतनी ज़्यादा पावर बढ़ गई थी कि उन्होंने फारूक शियार और आलमगीर जो सेकंड थे उनको मार दिया था, और जो अहमद शाह और शाह आलम सेकंड थे उनको अंधा कर दिया था। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा नॉबल्स मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे बताया गया जब वो लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूट के लेके गए थे, तो उसके बाद जितने भी यहाँ पे मास्टर्स वगैरह थे, ऊंची जात के जो लोग थे जिनके पास बहुत पैसा था, वो भी इतने ज़्यादा गरीब हो गए थे कि वो भूखे रहते थे, मतलब पानी के लिए भी तरस गए थे, इतने ज़्यादा वो लूटपाट करके गए थे लोग। एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, किस तरीके से नए नए स्टेट यहाँ पे अब उभरने लगे।
विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर, जैसे जैसे मुगल एम्परर क्या डिक्लाइन होते जा रहे हैं, द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार्स एंड द ग्रेट जमींदार्स कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो जमींदार थे, जो सूबेदार वगैरह थे, जिस जिस प्रोविंस में काम कर रहे थे वहाँ के सरदार अपने आप को घोषित कर दिया उन्होंने ना, हम यहाँ पे राज करेंगे इस तरीके से। थ्रू द 18th सेंचुरी द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, 18th सेंचुरी के आते आते बहुत सारे जो मुगल एम्पायर था वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में फ्रेगमेंट हो गया, और ये जो लोग थे, जो सूबेदार जमींदार वगैरह थे, ये अलग से इंडिपेंडेंट होकर राज करने लगे। तो कौन कौन सी जगह थे, 3 ब्रॉडली हम पार्ट पढ़ेंगे, जो ये फ्रेगमेंटेड एरिया था ना, किस किस तरीके के लोगों ने फ्रेगमेंट करा था और राज करना शुरू कर दिया था। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं 3 टाइप। कैसे, फर्स्ट वो स्टेट्स थी, पुराने जो मुगल रूलर वगैरह थे उनको अभी भी उनके अंडर रह के काम करना चाह रहे थे, काम कर रहे थे। तो कौन कौन सी जगह थी, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ऑल्दो एक्सट्रीमली पावर एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, ये इनके पास पावर थी, इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ये क्या मुगल एम्परर के अंडर रह के काम कर रहे थे। सेकेंड वो स्टेट्स थी दैट हैड एंजॉय considerable independence under Mughals as वतन जागीर। These included several राजपूत principalities। तो ये वो स्टेट्स थी जो कि राजपूत जिनके ऊपर राज कर रहे थे, है ना, जिन्होंने मुगल से बिल्कुल अलग कर लिया था, और ये फाइट भी लड़ रहे थे। आगे देखेंगे कि और भी साइड में एरियाज भी एक्वायर करेंगे, लड़ाई करेंगे। और थर्ड वाला लास्ट ग्रुप वो था इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, जो कि मराठा, सिख्स और जाट के अंडर आ रहे थे, ये वो एरिया थे यहाँ पर। दीज वर डिफरिंग साइजेस एंड हैड सीज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल्स आफ्टर लॉन्ग ड्रॉन आर्म्ड स्ट्रगल। ये लड़ाई कर रहे थे और बहुत सारा एरिया भी कैप्चर करते जाते मुगल्स का। तो ये 3 हमने पढ़ लिए कि पहला वो सारे स्टेट्स जो मुगल रूलर्स के अंडर रह के काम करना चाह रहे थे, ठीक है, और इंडिपेंडेंट तो घोषित कर ही दिया अपने आप को। सेकंड वो स्टेट थी जैसे राजपूत वगैरह की, कि जिन्होंने मुगल इंडिपेंडेंस से अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया, और अपनी अलग अलग जागीर वगैरह बना ली। थर्ड आते हैं मराठा, सिख और जाट। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस अमंग्स्ट द स्टेट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी, 3 स्टैंड आउट वेरी प्रोमिनेंटली। तो 3 ऐसे जगह हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि 18th सेंचुरी में एक अलग मुगल प्रोविंसेस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर बिल्कुल अलग स्टेट वो बन गई थी। तो ऑल 3 स्टेट्स वर फाउंडेड बाय मेंबर ऑफ हाई मुगल नोबिलिटी हु हैड बीन गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस। ये तीनों स्टेट किसके अंदर बनी, कि जो मुगल रूलर थे, उनके जो गवर्नर्स वगैरह थे, उन्होंने जो अपने आप को क्या अलग अलग कर दिया था, मतलब इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था और फिर राज करना शुरू कर देते, उनके अंदर ही तीनों स्टेट्स आपको दिखाई देंगी। तो शहादत खान अवध में रूल करने लगे, मुर्शिद कुली खान बंगाल में, और असफ झा हैदराबाद में। ऑल 3 हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशन, इन तीनों को हाई मनसबदारी पोजीशन मुगल्स ने प्रोवाइड की थी, एंड एंजॉय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्रेस। बोथ असफ झा एंड मुर्शिद कुली खान हैड जात रैंक। तो जो ये असफ खां और मुर्शिद कुली खां है, इनकी जो जात रैंक थी वो कितनी थी, 7000 थी, और जो सादत खां है उनकी जात थी 16000। तो ये जात क्या होती है, जात होती है पोस्ट के हिसाब से इनको पैसे दिए जाते थे। तो इनकी पोस्ट सबसे ज़्यादा बताई गई थी, और बाद में इन्होंने क्या किया था, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया था, है ना, इनकी जब पावर्स बढ़ गई थी। तो पहले पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में, जहाँ पे निज़ाम उल मुल्क असफ झा जहाँ पर रूल करे थे इतने टाइम तक। वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर एट कोर्ट, जो कि एक पावरफुल मेंबर थे मुगल के कोर्ट के, फारूक शियार। ही वॉज इंटरेस्ट फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध, पहले उन्हें अवध की गवर्नरशिप दी गई, एंड लेटर गिवन चार्ज टू डेक्कन, उसके बाद डेक्कन का भी चार्ज दे दिया गया। एज द मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन प्रोविंस ड्यूरिंग 1722 असफ झा हैड ऑलरेडी गेन कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1720 से 22 तक ये जो असफ झा थे, इन्होंने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल जो था वो गेन कर लिया था, है ना। Taking subsequent advantage of the turmoil in the Deccan and the competition amongst the court nobility, he gathered power in his hand and became the actual ruler of that region। तो इन्होंने क्या किया, कुछ अपने नॉबल्स जो थे, मिनिस्टर्स जो थे, उन्हीं के दरबार के, राजा के दरबार के अपने साथ मिलाया, वो सारी पावर अपने हाथ में ले ली और अपने आप को एक एक्चुअल रूलर घोषित कर दिया। तो पहले उनको देखो कहाँ की गवर्नरशिप दी, पहले अवध की दी, फिर डेक्कन की मिली, फिर उन्होंने क्या करा, पावर जैसे की बढ़ गई, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने आप को रूलर बना दिया। तो असफ झा ब्रॉड स्किल्ड सोल्जर, असफ झा के पास क्या थे, सोल्जर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटी इन द साउथ। तो जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आती थी या राजा को कभी सेना की जरूरत होती थी तो ये प्रोवाइड किया करते थे। ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर। तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, मनसबदार्स को अपॉइंट किया और उनको जागीर देनी शुरू करी। जागीर मतलब जगह, कि वहाँ से आप टैक्स कलेक्ट करो, मुझे भी दो और अपनी सैलरी भी निकालो। ऑल्दो ही वाज स्टिल अ सर्वेंट, अभी भी वो क्या सर्वेंट थे, किसके, मुगल एम्परर के। ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली, धीरे धीरे उन्होंने
इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू करा विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली और फेसिंग द एनी इंटरफेरेंस। तो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे दिल्ली में, अपने आप ही जहाँ पे वो थे वहीं पर वो क्या धीरे धीरे उन्हें इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित करना या राज करना शुरू कर दिया। द मुगल एम्परर मेरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय निजाम उल मुल्क साहब। तो अब आगे क्या देखेंगे हम, द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज कॉन्स्टेंटली इंगेज इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठा। अब जो हैदराबाद स्टेट थी उनको कंटिन्यूस किससे लड़ाई लड़नी पड़ी थी, मराठास को, जो वेस्ट से क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, ठीक है। एंड विद इंडिपेंडेंट तेलुगु, और जो इंडिपेंडेंट तेलुगु जो नायक वगैरह थे उनसे भी हैदराबाद को लड़ना पड़ रहा था, ठीक है। द एम्बिशन ऑफ द निजाम उल मुल्क असफ जहा टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट वेयर चेक द ब्रिटिश हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंग पावर इन दैट रीजन। तो हम मैप सेकंड में देखेंगे किस तरीके से ये वाला जो एरिया जो कोरोमंडल कोस्ट वाला एरिया, देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो कोरोमंडल वाला कोस्ट वाला एरिया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने राज करना शुरू कर दिया था। अभी ये इन्हीं के अंडर आ रहा था, तो इन्हें ब्रिटिशर से भी लड़ना पड़ रहा था और मराठाओं से भी लड़ना पड़ रहा था। तो मुगल एम्परर मेरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निजाम उल मुल्क असफ झा। तो फिर इसके बाद निजाम उल मुल्क असफ झा के बारे में बताया कि वो हैदराबाद में जब रूल कर रहे थे तो वहाँ पे उन्हें किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये निज़ाम की आर्मी के बारे में बताया, क्या क्या था उनके पास, 400 एलिफेंट थे खुद, है ना, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हॉर्समैन थे, अच्छी खासी सेना थी उनके पास। अवध के बारे में पढ़ते हैं तो बुरहान उल मुल्क सादत खां वाज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ अवध इन 1722। तो 1722 में इनको गवर्नर या सूबेदार बनाया गया एंड फाउंडेड अ स्टेट विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इमर्ज आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट थी जो इनको दी गई थी, जिनका इनको सूबेदार बना के भेजा गया था। अवध वाज अ प्रॉस्पेरियस रीजन, अवध जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था। एलुवियल सॉइल थी वहाँ पे, गंगा प्लेन थे, तो अच्छा एग्रीकल्चर होता था। बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड द बंगाल, तो यहाँ पर ट्रेड रूट नॉर्थ इंडिया और बंगाल के साथ बहुत अच्छा होता था। बुरहान उल मुल्क ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेज ऑफ सूबेदारी, दीवान और फौजदारी। यहाँ पे तीनों के कंबाइंड ऑफिसेज इन्हीं को दिए हुए थे, सूबेदारी के भी, दीवानी मतलब टैक्स वाले, फौजदारी मतलब सेना वाले। इन अदर वर्ड्स ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंस एंड मिलिट्री। तो ये तीनों पावर्स, तीनों चीज़ों को यही मेंटेन करते थे, पॉलिटिकल पावर को, फाइनेंशियल या फिर मिलिट्री हो वहाँ की, तो यही तीनों चीजें वहाँ के देखते थे। बुरहान उल मुल्क ट्राई टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन अवध रीजन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर। तो इन्होंने क्या किया, बुरहान उल मुल्क ने, जो अवध पे पहले मुगल का रूल चल रहा था तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स वहाँ पे अपॉइंट किए थे। अब उन्होंने क्या किया, नए नए जो गवर्नर्स है या नए नए जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने उनको अपॉइंट करना शुरू करा और पुरानों को निकाल दिया। ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर, और जागीर का जो साइज था, जो उन ऑफिसर्स को जो जागीर दे रखी थी ना, उनका साइज भी कम कर दिया। एंड अपॉइंटेड हिज ऑन लॉयल सर्वेंट, और उनके लिए जो वफादार उनके सर्वेंट्स थे उनको अपॉइंट करने लग गए, ठीक है। द अकाउंट ऑफ जागीरदार्स वर चेक टू प्रिवेंट चीटिंग एंड द रेवेन्यूज ऑफ द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वर रीजन बाय ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द नवाब कोर्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इन्होंने जो टैक्स है अपने पास रखना शुरू करा, धीरे धीरे अपना कंट्रोल अवध के ऊपर करने लगे। और यहाँ पे क्या हुआ, नवाब की कोर्ट वगैरह में जो रेवेन्यू जा रहा था वो भी कम हो गया। ही सीज्ड द नंबर ऑफ राजपूत जमींदार एंड एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान रोहिलखंड। तो अफगान जो थे रोहिलखंड के उस साइड में जितने भी राजपूत वगैरह थे वहाँ से भी इन्होंने उनकी ज़मीनें भी सीज करनी शुरू करी। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना एरिया भी बढ़ाना शुरू करा। द स्टेट डिपेंडेंट ऑन लोकली बैंकर्स एंड महाजन फॉर लोन्स। तो जो धीरे धीरे जो छोटे छोटे लोग थे वो किन के ऊपर डिपेंड होते थे लोन लेने के लिए, क्योंकि टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो लोन लेना पड़ता था। तो महाजन और बैंकर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते थे। तो इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स द हाईएस्ट बिडर्स। तो जितने भी हाईएस्ट लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, टैक्स कलेक्ट करने की इजाजत दे दी थी या फिर उनको अपॉइंट कर लिया था। किसने, आसफ शाह ने। ये ना बोलियां लगाते थे, बोली मतलब कि जो ज्यादा पैसे देगा, जो ज्यादा रेवेन्यू देगा उसको ऑफिसर बना दिया जाएगा। दीज रेवेन्यू फार्मर्स या इज्जतदार्स एग्री टू पे द स्टेट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी। तो ये जो ज्यादा बोली लगाता था उसको वो अथॉरिटी मिल जाती, वो ऑफिस मिल जाता था, कौन सा, टैक्स कलेक्ट करने का, पैसे कलेक्ट करने का, ठीक है। लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट द स्टेट। तो लोकल जो बैंकर वगैरह थे वो गारंटी देते थे कि हम इतना पैसा तुम्हें ला के दे देंगे। इन टर्न द रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कॉन्सिडरेबल फ्रीडम इन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे टैक्सेस के बारे में सारा कुछ बोला गया है कि किस तरीके से जो बैंक वगैरह वो काम कर रहे थे, टैक्स वगैरह कलेक्ट करके दे रहे थे। दीज डेवलपमेंट्स अलाउड अ न्यू सोशल ग्रुप्स। अब यहाँ पे नए नए सोशल ग्रुप्स, नए नए लोग आने लगे,
लाइक जैसे कि मनी लेंडर्स, बैंकर्स की, तो यहाँ पे पहले बैंक थोड़ी ना थे। तो जब इन्होंने टैक्स कलेक्ट करने की जो पोजीशंस निकाली, जब उन्होंने बोलियां लगवानी शुरू करी कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा, जो ज़्यादा पैसे देगा, उसको टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी दे देंगे, तो अब उन्होंने क्या, बैंकर्स और मनी लेंडर्स जैसे नए नए लोग भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू सिस्टम समथिंग विच हैड नॉट अकर्ड इन द पास्ट। तो ऐसा यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम देखने को मिलता है जो कभी पास्ट में नहीं हुआ था। तो बैंकर्स वगैरह क्या, बैंक का काम हो रहा है यहाँ पर, मतलब बैंक का काम चलना शुरू हो गया, पैसे वाला है ना, तो पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। अब बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां के अंडर बंगाल क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। मुर्शिद कुली खां को डिप्टी गवर्नर वहाँ का बना के भेजा गया था। ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार, मुर्शिद कुली खां वेरी क्विकली सीज ऑल पावर दैट वेंट विद दैट ऑफिस। जिस ऑफिस में इनको भेजा गया था, धीरे धीरे मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, जल्दी से सारी पावर्स वहाँ की एक्वायर कर ली। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जैसे कि हैदराबाद और अवध के रूलर्स ने क्या किया था, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले, उस पर सबसे पहले अटैक किया, सबसे पहले उनको अपने अंडर में लिया। इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार्स टू उड़ीसा। तो इन्होंने क्या किया था, मुगल एम्परर के जो इन्फ्लुएंस है वो बंगाल में कम हो जाए, तो उन्होंने जितने भी मुगल जागीरदार थे ना, जो मुगल ने अपॉइंट करके भेजे थे, उनको उड़ीसा भेज दिया था। एंड ऑर्डर अ मेजर रेसिस्टमेंट ऑफ द रिन्यूज ऑफ बंगाल, और बोला कि बंगाल से तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कर, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके मुझे देना है। रेवेन्यूज वाज कलेक्टेड इन कैश, और रेवेन्यू कैसे, कैश में कलेक्ट किया जा रहा है, विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार। तो सारे जमींदार को स्ट्रिक्टली बोला गया कि आपको इतना मुझे कर देना होगा। नहीं दे पाते थे तो वो पैसे लेते थे, कहाँ से, बैंक और मनी लेंडर से लोन लेते थे। दोज अनेबल टू पे, जो भी लोन पे नहीं कर पाता था तो उनकी लैंड ले ली जाती थी। द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल देयरफॉर लेड टू कॉन्सिडरेबल चेंज अमंग्स द जमींदार। तो यहाँ पे बंगाल में हम जमींदार के अमंग्स में चेंज देखेंगे कि कैसे हुआ। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द बैंकर, अब क्या, स्टेट और बैंकर्स के बीच में क्लोज कनेक्शन हमें दिखाई देगा। कैसे जी, नोटिसेबल इन हैदराबाद एंड अवध एज वेल। तो हम ये दोनों चीज़ें जो थी, ये हैदराबाद और अवध में भी देख सकते हैं। वॉज एविडेंट इन बंगाल अंडर द रूल ऑफ अलीवर्दी खां। तो बंगाल में अलीवर्दी खां के जो रूल था, ये टाइम दिया है। ड्यूरिंग हिज रीन द बैंकिंग हाउस ऑफ, बैंकिंग जो हाउस एक बना रखा है, तो उसमें जो जगत सेठ थे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस हो गए थे, बहुत अमीर हो गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अलग ही चीज़, यहाँ पे स्टेट और बैंक के बीच में कैसे एक कनेक्शन बताया गया। कनेक्शन ऐसे बताया गया, ये देखिए, स्टेट ने क्या बोला, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके लाइए जमींदारों से। जमींदार नहीं इकट्ठा कर पाए तो सीधे सीधे बैंक से ले रहे। तो यहाँ पे क्या, बैंक का भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, स्टेट का भी फायदा हो रहा है। तो फायदा किन का, इन दोनों का, और बाकी सबको तो नुकसान हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ वी टेक अ बर्ड्स आई व्यू, अगर हम एक तरीके से एक मेन चीज़ सब में देखें तो क्या देखेंगे, तो फर्स्ट हमें एक चीज़ क्या दिखाई देती है कि जो मुगल नॉबल्स वगैरह थे, यहाँ पर इन्होंने एक जागीरदारी सिस्टम चेंज लेकर आए थे जागीरदारी सिस्टम में, ठीक है। तो कैसे मुगल नॉबल्स देवर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट दे हैड इनहेरिटेड। तो उन्होंने क्या, इनहेरिटेड सिस्टम लगा दिया था, जागीरदारी सिस्टम इनहेरिटेड दिखने लगी थी जागीरदारी सिस्टम में। सेकंड इन्होंने क्या किया था, टैक्स कलेक्शन में थोड़ा चेंज लेकर आए थे। क्या, इन्होंने डायरेक्ट अब फार्मर से टैक्स लेना शुरू कर दिया था, और इजारादारी भी इन्होंने स्टार्ट की थी। थर्ड हम क्या देखेंगे, कॉमन फीचर क्या था, थर्ड कॉमन फीचर ये था कि जो बैंकर्स, रिच बैंकर्स और मर्चेंट्स का हमें जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, वो पहले इतना नहीं था जितना हमें इन तीनों के काल में दिखाई दिया है ना, इन तीनों के टाइम पीरियड में जो हमें दिखाई दिया। तो हम क्या देखेंगे, द पीपल लैंड मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, लोन लेने शुरू कर दिए बैंक से। तो बैंक इस तरीके से और अमीर 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 होते गए, है ना। तो यही सारी चीज़ें, मेन जो चीज़ थी वो यही थी कि यहाँ पे जो हमें रिचेस्ट मर्चेंट्स और रिच होते हुए, और बैंक हमें, और पहले तो बैंक का इन्फ्लुएंस और फिर बैंक क्या, रिच होने लग गए थे। तो यही मेन चीज़ हमें इन तीनों के टाइम ड्यूरेशन में दिखाई दी। बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर थे जिन्होंने क्या किया था, मुगल के अंदर काम करना एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मेवाड़ के जो राजपूत थे, राणा प्रताप सिंह, उन्होंने नहीं माना था। एंड 1752 विद उदयपुर एंड लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ अंडर हिज कंट्रोल। तो उदयपुर और मेवाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा राणा प्रताप के अंदर आया और उन्होंने वहीं पे रूल किया, और मुगलों की नहीं मानी, मतलब उनके अंडर काम करना उन्हें स्वीकार नहीं किया। द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत, मैनी राजपूत किंग्स पार्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अम्बेर जोधपुर हैड सर्व्ड अंडर कंट्रोल। तो पहले क्या था कि बहुत सारे ऐसे राजपूत किंग्स थे जो मुगल्स के अंडर होकर काम करते थे। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कॉन्स्टेबली ऑटोनॉमी इन द वतन जागीर्स इन 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी के आते आते जैसे जैसे ये रूलर जो थे, मुगल रूलर्स कमजोर होने लगे, तो इन्होंने भी इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर वाज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स ऑफ द
मुगल कंट्रोल। अजीत सिंह जो थे उन्होंने भी अपने आप को क्या किया, इंडिपेंडेंट कर लिया। दीज इन्फ्लुएंस राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारी। अब जो राजपूत फैमिलीज थी, बहुत सारे जो ऐसे राजपूत थे, उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि अब हमें भी सूबेदारी दी जाए। तो गुजरात एंड मालवा राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात। जो राजा अजीत सिंह थे उन्हें गवर्नरशिप मिल गई थी गुजरात की, और जो राजा जयसिंह अम्बेर के थे उन्हें मालवा की क्या मिल गई थी, गवर्नरशिप मिल गई थी। दीज ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय एम्परर जहांगीर शाह इन 1713। दे ऑल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज। अब हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे पावर कम होती जा रही थी मुगल्स की, तो ये जो राजपूत थे इन्होंने और भी जो आसपास की टेरिटरीज थी ना, उनको भी जीतने की कोशिश की। तो एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ इंपीरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन्स। तो उनके आसपास जो भी वतन, जो भी स्टेट होते थे, उसको भी इन्होंने एक्वायर करना शुरू करा राजपूत ने। नागौर वाज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स टू द हाउस ऑफ जोधपुर। तो नागौर जोधपुर से मिल गया, वाइल अम्बेर सीज हो गया बूंदी। सवाई राजा जयसिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल। सवाई राजा सिंह जो थे उन्होंने नई कैपिटल बनाई जयपुर। तो जयसिंह से ही जयपुर का नाम आया है। एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा, और उन्हें 1722 में आगरा की सूबेदारी भी मिल गई। मराठा कैंपेन इनटू राजस्थान। अब क्या हुआ कि मराठा लोग थे वो फाइट करने लगे थे राजस्थान की तरफ। तो यहाँ पे जो राजपूत थे जो अपना एक्सपेंशन कर रहे थे वो रुक गया था, क्योंकि अब उन्हें क्या करना था, मराठाओं से भी लड़ना था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चिफ्टिन्स थे राजपूत जिन्होंने अपने दुर्ग बनवाए, और इन्होंने पहाड़ियों पे अपने फोर्ट बनाने लगे, महल बनवाने लगे और दुर्ग बनवाने लगे, ताकि बाहर से कुछ अटैक हो तो उनका महल वहल बच जाए। और उनके महल में टेम्पल्स होते थे, ट्रेडिंग सेंटर, वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी इनके महल में। तो आप एक चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें देख सकते हैं, बहुत अच्छे पॉन्ड है, कुंडीज, वेल्स वगैरह, बाउरीज वगैरह बनवाई हुई है। ये डिस्क्रिप्शन है राजा जयसिंह के बारे में, उनकी पावर के बारे में, कब तक उन्होंने कब तक जैसे 12 साल उनको आगरा में और 5-6 साल उन्होंने मालवा में ऐसे करके राज किया हुआ है। सवाई जयसिंह द रूलर ऑफ आम्बेर, जो आम्बेर के रूलर थे, उन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन किए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। तो इन्हें जंतर मंतर भी बनवाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनवाई हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीजिंग इंडिपेंडेंस। तो जैसे जैसे मुगल जो थे वो वीक होते जा रहे थे, तो नई नई कम्युनिटीज़, जो नए नए किंगडम्स बनने लगे थे, नए नए रिलीजियस ग्रुप्स, नए नए जो आगे उभर के आ रहे थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिख्स के बारे में। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी हेल्प इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब। तो जैसे जैसे सिख ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा था, तो उसी के अंडर पंजाब भी बहुत आगे बढ़ा। ठीक है। सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय गुरु गोबिंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड द मुगल। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, किसके अगेंस्ट में, राजपूत और मुगल रूलर्स के अगेंस्ट में। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। खालसा इंस्टीट्यूशन से पहले और उसके बाद भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। आफ्टर हिज डेथ, और इन्होंने 1699 में खालसा ग्रुप की स्थापना की। उसके बाद 1708 में इनकी डेथ हो गई। खालसा रोज इन अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द बंदा बहादुर लीडरशिप। तो अब बंदा बहादुर की लीडरशिप में मुगल अथॉरिटी आ गई है, और अब जो सारा काम लड़ाई वड़ाई होगी कौन करेंगे उसकी लीडरशिप, बंदा बहादुर। डिक्लेयर देयर सॉवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद। और इन्होंने अपने सिक्के भी चलाने शुरू कर दिए गुरु नानक और गुरु गोविंद के नाम से। ठीक है। स्टैब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलज एंड द गंगा। सतलज और गंगा के बीच में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे थे। बंदा बहादुर को 1715 में कैप्चर कर लिया गया, और 1716 में उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया मुगल ने। ठीक है। अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th सेंचुरी द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ नंबर ऑफ बंदाज एंड जाट। तो इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया ग्रुप, जिनको बंस और जत्थास कहा गया, बाद में मिसल बोला गया। देयर कंबाइंड फोर्सेज वर नोन एज ग्रैंड आर्मी। और इनकी जो कंबाइंड फोर्स थी उनको ग्रैंड आर्मी बोला जाता था। द एंटायर बॉडी यूज टू मीट अमृतसर। तो अमृतसर में सब लोग ये मिलते थे बैसाखी और दिवाली वाले दिन की डिसीजन लेने के लिए कि किस तरीके से आगे काम करना है, कैसे क्या चीज़ सॉल्व करनी है। सिस्टम कॉल्ड राखी। तो इन्होंने एक राखी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने जो कल्टीवेटर्स थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आपका एग्रीकल्चर जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 20% हमें टैक्स के रूप में दे देंगे। तो गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। तो गुरु गोविंद ने इंस्पायर किया कि राज करेगा खालसा, मतलब अब किसका राज होगा, खालसा का राज होगा, खुद वो राज करेंगे। देयर विल नीड ऑर्गेनाइजेशन इनेबल देम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर्स फर्स्ट एंड देन अहमद शाह अब्दाली। पहले मुगल गवर्नर्स के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर अहमद शाह अब्दाली के, हु हैड सीज्ड द रिच प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड द सरकार ऑफ सिरहिंद
फ्रॉम द मुगल्स। तो आप देखेंगे कि बाद में जो अहमद शाह अब्दाली थे उन्होंने बहुत सारी जगह पंजाब की एक्वायर कर ली। द खालसा डिक्लेयर देयर सॉवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन अगेन। अब उन्होंने अपने यहाँ पे जो खालसा ग्रुप था उन्होंने दोबारा से अपने सिक्के चलाने शुरू करे 1765 में, जैसे पहले चला करते थे बंदा बहादुर के टाइम पे। सिख टेरिटरी इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू द जमुना। सिख टेरिटरी जो थी अब कहाँ तक 18th सेंचुरी में इंडस से जमुना तक फैल गई थी, बट देयर वर डिवाइडेड। लेकिन बहुत सारे रूलर्स इन टेरिटरीज को क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह, जिनमें से एक नाम आता है महाराजा रंजीत सिंह का। रीयूनाइटेड दीज ग्रुप्स एंड एस्टैब्लिश कैपिटल एट लाहौर। तो उन्होंने सारे इन ग्रुप्स को रीयूनिट करा, मतलब इकट्ठा किया और कैपिटल बनाई लाहौर में 1799 में। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Towards the end of the 17th century, a powerful state started emerging in the Deccan under the leadership of शिवाजी। तो 17th सेंचुरी में एक ग्रुप है शिवाजी वाला, है ना। तो मराठास के बारे में बात हो रही है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा डेक्कन वाले एरिया में, मतलब साउथ वाले पार्ट में पूरे में। विच फाइनली लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मराठा स्टेट, जो कि मराठा स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट होगा यहाँ पर। शिवाजी वाज बोर्न टू शाहजी एंड जीजाबाई, तो इनके बेटे थे ये। 1630 में इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उनको जीत भी मिली अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर एंड हिज गार्डियन दादा कौनदेव। तो इन दोनों की गाइडेंस में इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, सारी उन्होंने जीती इनकी गाइडेंस में। शिवाजी एम्बार्क ऑन अ करियर ऑफ रिक्वेस्ट at a young age. The occupation of Javli made him the undisputed leader of the Mawala Highlands, which paved the way for further expansion. फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी और एक्सपेंशन किया अपना एरिया। His exploits against the forces of बीजापुर and Mughals made him legacy figure. तो मुगल से भी बहुत सारी लड़ाई लड़ी, बीजापुर से भी लड़ाई लड़ी। ही ऑफन रिस्टोर्टेड द गोरिल्ला, और कैसी लड़ाई लड़ते थे वो अपने अपोनेंट से, अपने ऑपोजिशन से, वो गोरिल्ला वॉर लड़ते थे। गोरिल्ला वॉर का मतलब होता है ऐसे ग्रुप बना के आना और लड़ाई लड़के फिर जाके जंगलों में छुप जाना, इस तरीके से लड़ते हैं गोरिल्ला वॉर। बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सपोर्टेड बाय रेवेन्यू कलेक्शन मेथड बेस्ड ऑन चौथ एंड सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी लिया करते थे टैक्स के रूप में, ठीक है। तो इससे जब इन्हें टैक्स मिलता तो इनकी स्टेट भी स्ट्रांग हो गई। मराठास के बारे में अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम अराइज आउट सस्टेन अपोजिशन ऑफ मुगल रूल। तो जो मराठा किंगडम थी वो एक अनदर पावरफुल अपोजिशन बन गई मुगल के खिलाफ। शिवाजी, जिनका टाइम पीरियड है 1627 से 1680, कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर्स फैमिली। देशमुख की फैमिली थी, उनके सपोर्ट से इन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट्स, कुनबीज या फिर पेस्टोलिस्ट प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। तो ये मराठा आर्मी को बहुत सपोर्ट करते थे, एक बैकबोन की तरह काम करते थे। कौन? कुनबीज और ये पीजेंट्स वगैरह जो भी थे, है ना। शिवाजी यूज दिस फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। तो पेनिनसुला एरिया में शिवाजी इस फोर्स का यूज करते थे मुगल्स को चैलेंज करने के लिए, मुगल से लड़ने के लिए। आफ्टर शिवाजी डेथ, जब शिवाजी की डेथ हो गई, इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वाज वाइल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चित्पवन ब्राह्मण्स। तो शिवाजी के पास जो उनकी पावर थी सारी चित्पवन ब्राह्मण्स के पास आ गई, जिन्होंने हु सर्व शिवाजी सक्सेस एज पेशवा। जब शिवाजी थे उस वक्त पेशवा का पोस्ट इनके पास था। पेशवा पोस्ट जो होता है वो बहुत बड़ा पोस्ट होता है मराठास की आर्मी में, मराठास के जो रूल होता था उसमें पेशवा का पोस्ट बहुत बड़ा होता था। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। अब मराठा की किंगडम क्या होगी? पूना हो गई है। अंडर द पेशवा मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मराठास के अंडर इन्होंने इनकी मिलिट्री बहुत अच्छे से कर ली थी। देयर सक्सेस ले बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ मुगल एंड बाय एंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज वेयर देयर सप्लाई लाइन्स एंड रीइंफोर्समेंट वुड बी इजिली डिसरप्टेड। तो ये ऐसे जाके लड़ाई करते थे मुगल से जहाँ से उनकी सप्लाई लाइन्स अच्छे से ना हो पाए, मतलब उनकी आर्मीज को अच्छे से सारी चीजें सप्लाई ना हो पाए, इस तरीके से लड़ाई लड़ते थे। ऐसे एरिया में जाके लड़ाई लड़ा करते थे, फिर मुगल हार जाते थे। बिटवीन 1720 से 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड। मराठा एम्पायर एक्सपेंड हुआ, बहुत बड़े एरिया में वो फैलना शुरू हुआ। ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड। मालवा और गुजरात इन्होंने मुगल से सीज कर लिए, छीन लिए 1720 में। 1730 तक द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। तो 1730 तक आते आते पूरा जो यहाँ का डेक्कन एरिया जो था, साउथ पार्ट जो है इंडिया का, वो पूरा किसके अंडर आ गया? मराठास के। और वो क्या करते थे? चौथ और सरदेशमुखी लेते थे एज अ टैक्स। चौथ का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। जो भी आप एग्रीकल्चर में उगा रहे हो, कोई भी जो काम कर रहे हो, उसका 1/4 हिस्सा चौथ के रूप में देना टैक्स में। और सरदेशमुखी का मतलब होता है 1/10, 9 या फिर 10% आपको टैक्स के रूप में देना होगा। तो 25% चौथ में और 9 से 10% सरदेशमुखी में टैक्स के रूप में ले लेना। यहाँ पे क्या लिखा है? बाजीराव फर्स्ट ऑल्सो नोन एज बाजीराव बल्लाल। तो इनको बाजीराव बल्लाल भी बोला जाता था। किसके बेटे थे ये? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे।
He was a great Maratha general who is credited to have expanded the Maratha kingdom beyond the Vindhya and is known for his military campaign against the Malwa। तो इनकी जो मिलिट्री थी बहुत अच्छी थी, विंध्यास तक उन्होंने अटैक किया है, जीता है, और मालवा के रीजन में भी उन्होंने कैंपेन चलाए हैं, मिलिट्री कैंपेन चलाए हैं। बुंदेलखंड, गुजरात और पोर्टुगीज ये सारे एरिया उन्होंने जीत लिए थे बाद में। तो आगे देखते हैं। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली। 1737 में उन्होंने दिल्ली पे भी रेड किया और एक्सपेंड करना शुरू करा अपने एरिया को, राजस्थान की तरफ और पंजाब की तरफ, नॉर्थ में, बंगाल में, उड़ीसा की साइड, कर्नाटक की, तमिलनाडु, तेलुगु। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत सारे पार्ट पे बाद में मराठास ने क्या कर लिया था, अपना रूल कर लिया था। मतलब बहुत बड़े एम्पायर पे मराठा क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सोवरेनिटी। Expansion brought enormous resources, but it came at a price. These military campaign also made other rulers hostile towards the Maratha. As a result, they were not inclined to support the Maratha during the third battle of Panipat 1761। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मराठा थे ये सभी के साथ लड़ाई करते थे, चाहे राजपूत हो चाहे कोई भी, तो इनका तो दोस्त नहीं था कोई भी। तो इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, कि जो बाकी और जो राजा थे उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। अब उन्होंने बोला बाकी जो राजा थे कि ये लोग तो सबको परेशान करते हैं, तो इनका किसी ने साथ नहीं दिया। और 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी तो किसी ने साथ नहीं दिया और ये हार गए थे। Alongside endless military campaign, the Maratha developed an effective administrative system as well। तो जैसे वो एंडलेस मतलब खत्म ना होने वाली मिलिट्री लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो भी बहुत अच्छा था। Once conquest had been completed and the Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced taking local condition into account। तो जैसे ही एक बार मराठा का रूल स्थापित हो गया तो अब ये क्या करते थे, टैक्स लेना शुरू करते थे, और जो आसपास के जो एरिया थे उनसे भी ये लोग टैक्स लिया करते थे। एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड। दिस अलाउड मराठा चीफ्स या फिर सरदार लाइक सिंधिया, तो सरदार सिंधिया की तरह। अब यहाँ पे यहाँ देखेंगे कि जो ये मराठा थे, जैसे होता है ना कि हिंदू की बहुत सारी कास्ट होती हैं, उसी तरीके से मराठा की बहुत सारी कास्ट हैं जो अलग अलग एरिया में क्या कर रही है, राज कर रही है और उस एरिया को आगे बढ़ा रही है। जैसे सिंधिया थे ग्वालियर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले नागपुर में। तो ये सारे क्या करे थे, इनकी बहुत अच्छी आर्मीज थी और क्या करे थे, उन एरियाज को आगे बढ़ाए थे, डेवलप करे थे। मराठा कैंपेन इनटू मालवा 1720 में मराठा ने मालवा पे कैंपेन किया। डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन। उज्जैन एक्सपेंड अंडर सिंधियाज, तो उज्जैन जो एक्सपेंड किया, उज्जैन जो जगह है वो एक्सपेंड हुई थी सिंधियाज के अंडर, इंदौर होलकर के अंडर। बाय ऑल अकाउंट दीज सिटीज वर लार्ज एंड प्रॉस्पेरस एंड फंक्शन एज इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स। तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो सेंटर्स है जहाँ पे ये राज कर रहे हैं वहाँ पर ये बहुत अच्छे कमर्शियल और कल्चरल सेंटर भी बन जाएंगे बाद में। न्यू ट्रेड रूट यहाँ पर इमर्ज होने लगे हैं। तो जो मराठा का कंट्रोल था उस एरिया की बात हो रही है। सिल्क प्रोड्यूस होने लगी चंदेरी वाली, तो जो चंदेरी सिल्क प्रोड्यूस होती थी वो पूना में भी होने लगी, मराठा की कैपिटल थी जो। बुरहानपुर विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन द आगरा एंड सूरत नाउ एक्सपेंडेड इट्स हिंटरलैंड टू इंक्लूड पूना एंड नागपुर इन साउथ एंड लव। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये एक्सपेंड कर रहे हैं और इन्होंने किस तरीके से ट्रेड रूट वगैरह कमर्शियल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। तो कितना अच्छा इनका प्रॉस्पेरस रूल चल रहा होगा। आप पढ़ते हैं जाट्स के बारे में, जाट भी किस तरीके से एमर्ज हुए, किस तरीके से ये भी उभर के आए हैं। लाइक द अदर स्टेट्स जाट कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17-18 सेंचुरीज। तो लेट 17 और 18 सेंचुरीज पे हम पढ़ेंगे किस तरीके से इनका इमरजेंस हुआ। अंडर देयर लीडर चूरामन दे एक्वायर कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ द दिल्ली। तो दिल्ली की जो वेस्ट साइड है वहाँ पर चूरामन की लीडरशिप में जाट ने क्या किया, अपनी टेरिटरीज बनाई। एंड बाय 1680s दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन द टू इंपीरियल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा। और दिल्ली और आगरा के बीच में भी 1760s तक इन्होंने अपना डोमिनेशन कर लिया था। फॉर अ व्हाइल दे बिगेन द वर्चुअल custodians of the city of Agra. The Jats were prosperous agriculturists and towns like Panipat and Ballabgarh became the important trading center in the areas of dominated by them. जिस एरिया में राज कर रहे थे वहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया और जितने भी टाउन्स इनके अंडर आए थे उनको क्या किया, वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर्स बनाने लगे। उससे क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, लोग भी खुश होंगे, टैक्स भी अच्छे से दे पाएंगे, तो राजा की भी अच्छी से इनकम हो पाएगी। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज एज स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो सूरजमल के अंडर जो भरतपुर है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट उभर के आया, स्ट्रॉन्ग स्टेट बना। व्हेन नादिर शाह सैक दिल्ली इन 1739, जब नादिर शाह का अटैक हुआ, जब नादिर शाह का रूल हो रहा है दिल्ली पे 1739 में, मैनी ऑफ द सिटीज नोटेबल्स टू रिफ्यूज देयर। हिज सन जवाहर सिंह हैड 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ऑन एंड हायर्ड। तो यहाँ पे जो इनके बेटे थे जिनका नाम है जवाहर शाह, तो उनके खुद के 30,000 सैनिक थे और उन्होंने 20,000 मराठाओं को अपनी आर्मी में एंटर करवाया
और 15,000 सिखों को। तो ये देखिए कितनी अच्छी इन्होंने आर्मी के साथ नादिर शाह के अगेंस्ट लड़ाई करी है। वाइल द भरतपुर फोर्ट वाज बिल्ट इन फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल, जो भरतपुर का फोर्ट है वो बहुत अच्छे ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाया गया है। एट द जाट बिल्ट एन इलेबोरेट गार्डन पैलेस कंबाइनिंग स्टाइल सीन अम्बेर एंड आगरा। आगरा को और अम्बेर का जो कंबाइंड स्टाइल है वो गार्डन पैलेसेस वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है। इट्स बिल्डिंग वर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चर फॉर्म फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल अंडर शाहजहां। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फोर्ट्स वगैरह बनाए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है द पावर ऑफ द जाट रीच इट्स जिनेत अंडर द सूरजमल। तो सूरजमल के अंडर जो जाट लोग थे वो पावर, अच्छी पावर रही उनकी। हु कंसोलिडेटेड द जाट स्टेट एट भरतपुर इन प्रेजेंट डे, जो राजस्थान में उस वाली एरिया की बात हो रही है भरतपुर। ड्यूरिंग 1756 से 1763 द एरियाज अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल सूरजमल ब्रॉडली इंक्लूडेड पार्ट ऑफ मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान। तो पॉलिटिकल कंट्रोल इनका कौन से एरिया में बताया हुआ है यहाँ पर, साउदर्न हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तो ये सारे एरिया इनके अंडर आ रहे थे। सूरजमल बिल्ड अ नंबर ऑफ फोर्ट्स, बहुत सारे फोर्ट्स इन्होंने बनवाए, बहुत सारे पैलेसेस इन्होंने बनवाए हैं। और फेमस है लोहागढ़ फोर्ट जो भरतपुर में है, तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट माना जाता है अभी तक वो हिस्ट्री में। अब कुछ एल्सवेयर पढ़ लेते हैं, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1794 के बीच में, तो बहुत सारे ऐसे वेरियस स्टेट थे 18th सेंचुरी में इंडिया में भी, जहाँ पे तो लोगों को कोई हक नहीं था, कोई भी राइट नहीं थे कि वो गवर्नमेंट के किसी भी काम में इंटरफेयर करें या पार्टिसिपेट करेंगे। वही वेस्टर्न वर्ल्ड में भी चल रहा था कि जो सारी पावर्स थी वो बड़े बड़े लोगों के पास थी, छोटे लोगों के पास किसी के पास भी नहीं थी। तो बहुत सारे जो छोटी क्लासेस है, मिडिल क्लासेस है, पीजेंट्स, फार्मर्स वगैरह, उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू करा। बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने उनका साथ दिया है और इस तरीके के रिवॉल्यूशन वहाँ पे होने लगे हैं 17th सेंचुरी के अराउंड। लेकिन इंडिया में 18 के बाद है ना, इंडिया में 19th सेंचुरी में इस तरीके के रिवॉल्यूशन मिलेंगे जब इंडिपेंडेंस मिली। तो मूवमेंट सच एज फ्रेंच अमेरिकन रिवॉल्यूशंस ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू सब्जेक्ट टू सिटीजन। तो यहाँ पे 17th सेंचुरी में ही सारे राइट्स सबको मिल गए थे, लेकिन इंडिया में काफ़ी बाद मिले। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके एक्सरसाइज के हिसाब से, बट आप अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि द फिलोसफर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सजेस्ट दैट देयर बी इक्वल लॉ, सबके लिए इक्वल लॉ होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ऑल्सो हैड द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल, और जो गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो लोगों से आनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो चुनकर लोगों की वजह से आनी चाहिए ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं फिलोसफर्स के थ्रू। तो एक्सरसाइज देखते हैं। तो फर्स्ट आपके मैचअप्स हैं। तो सूबेदार कौन होते हैं? सूबेदार होते हैं प्रोविंशियल गवर्नर। फौजदार कौन होते हैं? मिलिट्री के कमांडर। इजारादार कौन थे? रेवेन्यू फार्मर्स। मिस्ल थे बंद ऑफ सिख वॉरियर्स। चौथ, तो ये जो टैक्स लेते थे मराठास। कुनबीज कौन थे? मराठा पीजेंट वॉरियर्स। लास्ट है उमारा, जो कि हाई नोबल के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, तो फिलिप्स देखते हैं नेक्स्ट। औरंगजेब फॉट आ प्रोट्रेस्ड वॉर इन द, तो कौन सी जगह पे लड़ाई हुई? डेक्कन में। उमारा एंड जागीरदार कंस्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शंस ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। आसफ जाह फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट इन, तो कब? 1724 में। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट वॉज, अवध स्टेट का फाउंडर कौन था? तो इसका आंसर है बुरहान उल मुल्क शादत खान। ट्रू फॉल्स देखते हैं। नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल, तो नादिर शाह तो बंगाल से कोई मतलब ही नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। सवाई राजा जयसिंह वॉज द रूलर ऑफ इंदौर, ये भी फॉल्स, इंदौर के रूलर नहीं थे, वो राजा नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ सिख, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10th गुरु थे सिख्स के, तो ये है ट्रू। पूना बिकम द कैपिटल ऑफ मराठाज इन द 18th सेंचुरी, ठीक है जी, ट्रू है। व्हाट वर द ऑफिसेस हेल्ड बाय शादत खां, तो शादत खान के अंदर कौन कौन से ऑफिसेस थे वो सारे नाम बताने आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाई डिड नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम, जो नवाब थे अवध के और बंगाल के वो किस तरीके से ट्राई करे थे जागीरदारी सिस्टम से अलग होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। स्पेशली फिर सारे डाउट्स के लिए वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो सके। बट आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की इस चैप्टर से एक बार अच्छे से देख के। तो आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी क्वेश्चन में, बट अगर आती है तो आपके सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। हाउ वर द सिख ऑर्गेनाइज इन 18th सेंचुरी, सिख्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए थे 18th सेंचुरी के आते आते। वाई डिड मराठा वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन,
तो मराठा ने किस तरीके से या क्यों वो डेक्कन एरिया में उन्होंने एक्सपेंड किया था, मुगल से, राजपूत से उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उनसे। व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्ट बाय असफ जहाँ टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, असफ जहाँ ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अपनाया था अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। डू यू थिंक मर्चेंट्स एंड बैंकर्स टुडे हैव अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैड इन 18th सेंचुरी, क्या आप आज भी ये सोचते हैं, क्या आपको भी आज भी ऐसा लगता है कि जो मर्चेंट्स और बैंकर्स हैं आज के ज़माने के, इनका कुछ इन्फ्लुएंस या फिर कुछ कंपैरिजन डिफ्रेंशिएट करके बताइएगा 18th सेंचुरी के उस वक्त जो बैंकर्स और मर्चेंट्स का इन्फ्लुएंस हो रहा था। डिड एनी ऑफ द किंगडम मेंशन इन दिस चैप्टर डेवलप इन योर स्टेट, कोई ऐसी किंगडम जो इस चैप्टर में बनी है, क्या वो आपके स्टेट में डेवलप हुई? इफ़ सो, अगर ऐसा है, इन वेट वेज डू यू थिंक लाइफ इन द स्टेट वुड हैव बीन डिफरेंट इन द 18th सेंचुरी एंड फ्रॉम व्हाट इट इज़ 20th सेंचुरी फर्स्ट। तो यहाँ पे बोला गया है किस तरीके से 18th सेंचुरी से वो लाइफ डिफरेंट है और 21st सेंचुरी में वो लाइफ अभी कैसी है। तो नेक्स्ट ये जो लेट्स डू वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से एक्टिविटी वाले होते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं एक बार। तो ये चैप्टर, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। तो नई क्लासेस नए सब्जेक्ट के साथ और जो भी हमारी अपलोड की जाएंगी आपको बता दिया जाएगा, तो आप सब क्लासेस को चेक कर सकते हैं। साइंस की सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं एनसीईआरटी बुक से, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।